तो हेलो डियर साथियों, आप सबका स्वागत है। तो डियर साथियों, आज से हम क्लास 12th केमिस्ट्री जो है ना स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है यार विलयन सॉल्यूशन। इसको स्टार्ट कर रहे हैं भाई आज से, और आज मस्त तरीके से इसको है ना पढ़ेंगे, मस्त तरीके से आपको पढ़ाएंगे, एक एक चीज आपके लिए क्लियर करा देंगे, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं भाई। आपको ध्यान रखना है, आपको अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर भी करना है वीडियो को, है ना। और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ही देखना है भाई, है ना। अच्छे से समझना है, नोट्स बना के पढ़ना है अच्छे से। आप पेन कॉपी साथ में रखो, है ना, ऐसे अकेला देखना नहीं है, ठीक है ना। अच्छे से समझना है, अच्छे से लिखना है। चलो अब भाई विलयन, इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन ये है हमारा, पहला ही क्वेश्चन है यार, सॉल्यूशन मतलब जो विलयन है वो होता क्या है सर, होता क्या है विलयन। तो मैंने बोला कि आप कोई भी दो पदार्थों को आपस में मिला दो, या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिला दो, वो विलयन बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा, विलयन बन जाएगा। अच्छा सर ऐसा है, तो मैं क्या इन चौकों को आपस में मिला दूंगा तो ये विलयन बन जाएगा? हाँ बन जाएगा। तो सर क्या ठोस को ठोस में मिलाने पर बन जाता है? हाँ विलयन बन जाता है। ठोस को द्रव में मिलाओ विलयन बन जाता है, गैस को गैस में मिलाओ विलयन बन जाता है। बिल्कुल ये भाई बन जाता है। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिल जाते हैं तो वो विलयन बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं बेटा? विलयन बना लेते हैं। अब मैंने बोला रसगुल्ला, मैं बताऊं, बोलो रसगुल्ला क्या है? आप बोलोगे सर विलयन है। मैं बोलूंगा क्यों है भाई विलयन? तो आप बोलोगे सर रसगुल्ला में मावा है, शक्कर है और भी चीजें डली रहती है, तो मतलब विलयन है। और आपने बोला सर दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिला दो विलयन बन जाता। बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छी। लेकिन दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को, अब भाई समांगी क्या चीज है सर, ये समांगी क्या है यार, आप मुझे बताओ, आप मुझे थोड़ा सा ध्यान से समझाना। मैंने भैया जल, है ना, और नमक, अब मैंने जल और नमक को आपस में मिला दिया और एक क्या बना लिया भाई, विलयन बना लिया। क्या बना लिया मेरे डियर साथियों? एक मैंने विलयन बना लिया। अब मैं आपसे, देखो आपको पता नहीं है कि मैंने इसमें जल में नमक मिलाया या शक्कर मिलाया। मैंने आपको ये विलयन टेस्ट कराया, मैं एक ग्लास लेके आया और मैंने आपको ये दिखाया, मैंने टेस्ट नहीं कराया, मैंने दिखाया। मैं आपसे बोलूं कि बताओ इसमें क्या क्या है, नमक और जल है, शक्कर या जल है, क्या है? तो आप देखकर बता सकते हो कि इसमें नमक और जल है और शक्कर और जल है? नहीं ना। क्यों? क्योंकि इसके जो अवयव होते हैं जैसे शक्कर है और जल है, वो आपस में बहुत अच्छे तरीके से मिल जाते हैं और एक दूसरे को फिर अलग नहीं कर सकते। तो ऐसे पदार्थ जिनमें आपस में मिलाने पर बहुत अच्छे से एक दूसरे से मिल जाएं और उनको वापस अलग नहीं किया जा सकता, तो वो समांगी है। लेकिन मैं बोल दूं कि मैं जल में भूसा डाल दूं, क्या डाल दूं भाई? भूसा। अब भूसा क्या, वो अपन गाय भैंस को चराते हैं वो वाला भूसा। तो जल में भूसा डाल दूं और मैं बोल दूं कि इनको अलग कर दो, तो आप कर लोगे? आप बोलोगे हाँ सर कर लेंगे, छान लेंगे, अलग हो जाएगा। तो वो भाई विषमांगी है। जिसमें विलय और विलायक को आपस में अलग अलग किया जा सकता है वो विषमांगी है, और जिसमें नहीं किया जा सकता, बहुत अच्छे से मिल जाते हैं, उन्हें समांगी कहते हैं। तो हमें भैया इस चैप्टर में दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण ही पढ़ना है, और दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण ही विलयन कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे डियर साथियों? विलयन कहलाता है। क्या कहलाता है? विलयन। अब आगे ध्यान से समझो, आगे बेटा ध्यान से समझने वाली ये बात है कि जो विलयन होता है, क्या होता है बेटा? विलयन होता है वो अकेला, खुद अकेला नहीं होता, ये भाई घटकों से मिलकर बना होता है। कुछ घटकों से विलयन मिलकर बना होता है। तो मेरे डियर साथियों, जो विलयन होता है इसमें दो घटक होते हैं। कितने घटक होते हैं बेटा? दो घटक होते हैं। तो एक होता है विलयन में विलायक और दूसरा होता है विलयन में विलेय। तो भैया जो विलयन है उसमें कितने घटक हैं? दो घटक हैं, एक है विलायक और एक है विलेय। ठीक है। अब आगे आज के बाद ध्यान रखना, आज के बाद याद रखना बेटा कि जो विलायक है, इस विलायक को हम ए से व्यक्त करेंगे। किससे व्यक्त करेंगे बेटा? ए से व्यक्त करेंगे। और जो विलेय है इसको बेटा हम बी से व्यक्त करेंगे। किससे व्यक्त करेंगे? ध्यान रखना, बी से व्यक्त करेंगे। तो आज के बाद ये भूल जाना कि ए फॉर एप्पल होता है, बी फॉर बॉल होता है, नहीं। आज के बाद ए फॉर विलायक, बी फॉर विलेय, याद रहेगा।
याद रहेगा, मुझे उम्मीद है आपको याद रहेगा, नहीं भूलोगे, ठीक है ना। अब सर आपने ये तो बता दिया कि जो विलयन है उसमें विलायक और विलेय दो पदार्थ होते हैं। कितने पदार्थ होते हैं? एक विलायक होता है और एक विलेय होती है, दो पदार्थ होते हैं। लेकिन सर विलायक क्या होता है, विलेय क्या होता है? तो सुनो ध्यान से बेटा, आप अपनी कॉपी में लिखना, आप अपनी कॉपी में लिखना, आप अपनी कॉपी में लिखना कि विलायक क्या होता है। तो ध्यान से सुनो, लिखो, विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा, विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है, विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है वो आपका क्या होता है? विलायक होता है। वो क्या होता है? विलायक। क्लियर हो गया बात? विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं, ठीक है। चलो अब दूसरी बात आप अपनी कॉपी में लिखना, विलेय की। किसकी बेटा? विलेय की। अच्छा विलेय क्या होता है सर? तो कॉपी में लिखो, विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है, क्या बोला मैंने? फिर से सुनो, विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं। तो जिस पदार्थ की मात्रा कम उसे विलेय, जिस पदार्थ की मात्रा ज्यादा उसे विलायक। क्लियर है? विलयन क्या है? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण है, ठीक है। विलयन में कितने पदार्थ होते हैं? कितने, सॉरी, विलयन में कितने घटक होते हैं? दो, एक विलायक और एक विलेय। विलायक को किससे व्यक्त करते हैं? ए से। विलेय को किससे व्यक्त करते हैं? बी से। विलायक क्या होता है सर? विलयन में जिसकी मात्रा ज्यादा होती है, जिस पदार्थ की मात्रा ज्यादा विलायक, विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे विलेय। क्लियर हो गया बेटा? बिल्कुल क्लियर हो गया सर। सर इसके कुछ एग्जाम्पल और बता देते तो मजा आ जाता। बिल्कुल, वो एग्जाम्पल आपको बताएंगे, जैसे जल प्लस नमक। जल प्लस नमक क्या है? विलयन है। जल प्लस नमक क्या है? विलयन है, ठीक है। चलो अब जल प्लस शक्कर, जल प्लस शक्कर क्या है? विलयन है। क्या है? विलयन है, ठीक है। एक एग्जांपल हो गया, दूसरा हो गया, अब तीसरा। अच्छा वायु, वायु क्या है? बिल्कुल विलयन है। अब बोलोगे सर वायु कैसे विलयन हो गई? यार आप सबको पता है जो वायु है इसमें नाइट्रोजन नहीं होती। आप बोलोगे सर हाँ होती है। कितनी होती है? 78%। मैं बोलूंगा वायु में ऑक्सीजन नहीं होती। आप बोलोगे हाँ सर होती है, लगभग 21%। मैं बोलूंगा वायु में CO2 नहीं होती। आप बोलोगे हाँ सर होती है, लगभग 0.03% होती है। तो भाई वायु विलयन नहीं हुआ। बोलो वायु विलयन नहीं हुआ। अब बोलोगे हाँ सर वायु विलयन है, क्योंकि वायु में भी दो या दो से अधिक पदार्थ हैं। देखो N2O2 CO2 और अन्य पदार्थ होते हैं, धूल का ऑर्गन भी होती है ना, तो वायु विलयन है। और जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ हैं वो विलयन है, और एक समांगी भी है ना। वायु में आपको देखती है कि ये देखो नाइट्रोजन बह जा रही है, ये देखो कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है, ये देखती है नहीं, ठीक है। चलो अब अगला एग्जाम्पल देखो, अगला एग्जाम्पल देखो, वायु हो गई। अब मैं बोलूं कोहरा। क्या बोलूं बेटा? कोहरा। कोहरा आपने देखा सर्दियों के समय पे पड़ता है, क्या कोहरा विलयन है? हाँ सर समझ में नहीं आ रहा सर, कोहरा कैसे विलयन हो सकता है? तो सुनो भाई, कोहरा यार तभी बनता है जब जल और क्या मिले? वायु मिले। क्या मिले? वायु मिले, तभी बनता है कोहरा। मतलब कोहरा एक विलयन है। और क्योंकि कोहरा में भी दो पदार्थ हैं। कौन कौन से हैं सर? एक जल है और एक वायु है। क्लियर है बात? है ना। ऐसे भाई ढेर सारे एग्जांपल दे दूं मैं आपको, है ना। अब मैं बोलूं धूल। क्या बोलूं? धूल, है ना। क्या धूल एक विलयन है? भाई धूल तो आप जानते ही नहीं हो क्या होती है। जैसे मान के चलूं नीचे जो कण पड़े हैं वो धूल है? नहीं, वो भाई धूल नहीं है। धूल तो जब बनती है जब जो है ना नीचे जो ठोस के कण पड़े होते हैं वो वायु के साथ मिल जाए। जैसे एक बस चलती है, बस जाती है तो नीचे जो धूल होती है वो वायु के साथ मिलती है और देखो अपनी आंखों में भर आती है, तो वो धूल है, वो धूल है ना। ना कि वो नीचे जो छोटे छोटे कण डले हैं वो धूल है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, है ना। तो धूल भी क्या है? एक विलयन है। और धूल में कैसे बनती है? तो ठोस कण प्लस वायु, ठोस कण प्लस वायु। जब ठोस के कण वायु के साथ मिलते हैं तो वो विलयन बनता है। तो मैंने कितने सारे एग्जांपल दे दिए बेटा आपको। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे, है ना। तो आप विलयन के बारे में थोड़ा तो समझ ही गए कि विलयन होता क्या है, ठीक है। विलयन को हम कितने घटक होते हैं? एक विलायक और एक विलेय। दो घटक हो गए, ए और इसको बी से व्यक्त करेंगे। विलायक अधिक मात्रा, विलेय कम मात्रा, ठीक है। ये इतने सारे एग्जांपल। अब हम बेटा विलायक के वर्गीकरण की ओर जाएंगे, है ना। जो विलयन है, इस विलयन का जो वर्गीकरण है वो दो प्रकार से होता है। अब बोलोगे सर दो प्रकार से? कौन कौन सा? कैसा सर दो प्रकार से? तो देखो पहला वर्गीकरण होता है जो आपका विलयन है, इसका होता है विलायक और विलेय की सांद्रता के आधार पर, विलायक और विलेय की सांद्रता के आधार पर। और दूसरा
तो बेटा जो पहला वर्गीकरण है विलयन का, वो होता है विलेय और विलायक की प्रकृति के आधार पर, है ना, या फिर हम ऐसा बोले विलेय और विलायक की अवस्था के आधार पर होता है, ठीक है ना। चलो, और दूसरा वर्गीकरण होता है जो विलयन है उसका सांद्रता के आधार पर, ठीक है ना, किसके आधार पर, सांद्रता के आधार पर। अच्छा सर, हमें एक शब्द इसमें नया नया लग रहा है, सर ये सांद्रता क्या होती है? तो भाई सांद्रता कोई दिक्कत नहीं है ना, जो सांद्रता है, यहाँ ध्यान सुनो, सांद्रता है, जो सांद्रता है जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन। और भाई ठीक है, सांद्रता को हम क्या बोलते हैं बेटा, कॉन्सेंट्रेशन। इसीलिए सांद्रता को बेटा हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से रिप्रेजेंट करते हैं। और सांद्रता का बेटा ये सूत्र होता है पदार्थ की मात्रा बटे विलयन का लीटर में आयतन। लेकिन सर आपने इतना तो बता दिया, लेकिन सर सांद्रता होती क्या है एग्जैक्टली हमें समझ में नहीं आया। तो सुनो भाई, विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा को ही सांद्रता कहते हैं, खत्म। क्या बोला मैंने, विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा को ही सांद्रता कहते हैं, कॉपी में लिख लो। अच्छा सर, जो विलेय की मात्रा है वो ही सांद्रता है? हाँ भाई, अब तो समझे, विलेय की मात्रा वो ही सांद्रता है। विलेय की मात्रा ज्यादा मतलब सांद्रता ज्यादा, विलेय की मात्रा कम मतलब सांद्रता कम। मतलब सर विलेय की मात्रा सांद्रता है? हाँ भाई, विलेय की मात्रा को ही ना सांद्रता कहते हैं। और सांद्रता को हम किससे व्यक्त करते हैं भैया, सी से व्यक्त करते हैं, कॉपी में लिख लेना। और सी का फॉर्मूला क्या होता है, पदार्थ की मात्रा बटे विलयन का लीटर में आयतन। अच्छा सर एक चीज और रह गई, वो और बता दो। तो भाई वो और बता दूंगा, क्या, मात्रा। तो भाई सांद्रता का मात्रक सी का मात्रा, देखो पदार्थ की मात्रा क्या होती, पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या होता है, मोल होता है सर, है ना। और विलयन का लीटर में आयतन का मात्रक लीटर होगा, है ना। तो भैया यहाँ पर ध्यान से सुन लो भाई, ध्यान से सुन लो, जो सांद्रता है इसका जो मात्रक है वो भैया मोल पर लीटर है। ये बातें अपनी कॉपी में लिख लेना बेटा, एक एक चीज काम आएगी, एक एक चीज काम आएगी, आप कॉपी में लिख लेना, ठीक है ना। तो सांद्रता किससे व्यक्त करते हैं, सी से, है ना। मात्रा आपको मोल पर लीटर दिया है और ये सूत्र दिया है, क्लियर हो गई बात। चलो अब भाई इसका वर्गीकरण हम देख रहे थे, और वर्गीकरण विलेय और विलायक के आधार पर देख रहे थे, और सांद्रता के आधार पर, दोनों टाइप से हमें देखना है। कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं यार, माइंड में ना आपके बिठा के रख दूंगा। चलो देखते हैं पहला वर्गीकरण। विलेय और विलायक के आधार पर मेनली अगर हम बात करें तो आपका जो विलयन है वो तीन ही टाइप का है बेटा। कितने टाइप का विलयन है बेटा, तीन ही टाइप का विलयन है। पहला आपका गैसीय विलयन, है ना, दूसरा आपका द्रवीय विलयन, और तीसरा आपका ठोसीय विलयन। तो अगर कोई आप पूछे विलेय और विलायक के आधार पर विलयन कितने टाइप के, तो आपका आंसर रहेगा तीन, गैसीय विलयन, द्रवीय विलयन और ठोसीय विलयन। आपको क्लियर हो गया बेटा, बिल्कुल। अब आगे चल के देखा जाए तो बेटा प्रत्येक विलयन तीन टाइप का है। गैसीय विलयन भी तीन टाइप का है, द्रवीय विलयन भी तीन प्रकार का है, और ठोसीय विलयन भी सर तीन प्रकार का है। अच्छा सर तीन प्रकार के ये कौन कौन से, तो देखो भाई, अब अगर गैसीय विलयन है, ध्यान रखना भाई, गैसीय विलयन जो है, इस गैसीय विलयन में विलायक हमेशा गैस रहेगा। ध्यान रखना, ये बात सुनो पहले, गैसीय विलयन में विलायक हमेशा क्या रहेगा, गैस रहेगा। द्रवीय विलयन में विलायक हमेशा द्रव रहेगा, और ठोसीय विलयन में विलायक हमेशा ठोस रहेगा। क्लियर है बात। अच्छा सर ये तीन टाइप के आप बोल रहे थे, वो कौन कौन से, तो सुनो भाई, पहला गैसीय विलयन का उदाहरण है। तो देखो गैस में अगर हम देखो, गैसीय विलयन में विलायक तो गैस ही है ना, और आपको पता है ये विलयन है, तो विलयन में विलायक भी होगा, विलेय भी होगा। अकेला विलायक से विलयन बन नहीं सकता, तो विलयन है तो उसमें विलायक और विलेय होना जरूरी है कि नहीं, आप बोलोगे हाँ सर है ना। तो अगर हमें इसके तीन प्रकार बनाने, तो अगर हम गैस में भैया गैस को मिला देंगे, गैस में हम किसको मिला देंगे, गैस को मिला देंगे, तो ये जो बन जाएगा, इस विलयन को हम क्या बोलेंगे, गैस में गैस का विलयन। समझ रहे हो आप, गैस में गैस का विलयन होगा, है ना। तो गैसीय विलयन का पहला उदाहरण, गैसीय विलयन का पहला प्रकार क्या है, गैस में गैस का विलयन। अच्छा दूसरा सर क्या है, तो गैस में द्रव का विलयन, गैस में द्रव का विलयन। तीसरा क्या है सर, गैस में ठोस का विलयन, गैस में ठोस का विलयन। समझ गए ना। तो गैसीय विलयन कितने टाइप के बेटा, तीन। पहला कौन सा, गैस में गैस का, गैस में द्रव का, है ना, गैस में ठोस का। बोलना समझ गए ना, बोलना समझ गए कैसे इनको बोला जाता है। तो आपके पेपर में ये चीज पूछ ली जाती है, गैस में गैस के विलयन का उदाहरण दो, गैस में द्रव के विलयन का उदाहरण दो, गैस में ठोस के विलयन का उदाहरण दो, ये पूछ ली जाती है।
तो समझ गए ना बोलना कि इनको बोलते कैसे है ना। ऐसे ही बेटा जो द्रव्य विलयन है वो भी 3 टाइप के है ना। देखो द्रव्य विलयन है तो विलायक हमेशा क्या रहेगा, द्रव रहेगा। लेकिन 3 कौन कौन से प्रकार है, तो द्रव में पहले क्या मिलाएंगे, गैस, तो ये बन जाएगा द्रव में गैस का विलयन। फिर द्रव में द्रव मिलाएंगे तो भैया द्रव में द्रव का विलयन बनेगा। फिर द्रव में ठोस मिलाएंगे तो द्रव में ठोस का विलयन बन जाएगा, द्रव में ठोस का बन जाएगा। क्लियर है। ऐसे ये हो गए 3 टाइप के। तो भैया गैस में गैस का, गैस में द्रव का और ठोस में ठोस का, समझ गए ना। ये 3 टाइप के आपके विलयन बन गए, ठीक ना। प्रत्येक विलयन 3 प्रकार के हो गए, आप समझ गए। अब मैंने आपसे बोला कि ठोस में ठोस का विलयन बताओ किसका उदाहरण है। ठोस में ठोस का विलयन बताओ किसका उदाहरण है। आप बोलोगे कि ठोस की विलयन का। मैं बोलूंगा बताओ द्रव में ठोस का विलयन किसका उदाहरण है। तो आपने सर द्रव में ठोस का बोला, मतलब विलायक द्रव है, विलायक द्रव है तो सर द्रवीय होगा। विलायक गैस है तो गैस ही होगा, विलायक ठोस है तो ठोस ही होगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, ये पहचानना कि मैं क्या बोल रहा हूं। मैंने बोला गैस में द्रव का विलयन, तो गैस में मिलाया ना, तो गैस जिसमें मिलाते हैं वो विलायक होता है, मतलब विलायक जो है वो ज्यादा मात्रा वाला है, आप पहचान चुके हैं ना। तो इसलिए ज्यादा मात्रा वाले में कोई ज्यादा मात्रा वाले में ही मिलाएंगे ना, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखना कि विलायक विलय में कैसे बोलते हैं, इनको समझ गए ना। तो 3 टाइप के मुख्य विलयन और फिर प्रत्येक विलयन 3 टाइप के हैं, वो आपको समझा दिए मैंने। क्लियर, एक एक बात हो गई क्लियर, है ना। चलो अब आ जाओ उदाहरण पे। अब सर आप हमें ये बताओ गैस में गैस का विलयन उदाहरण। भाई मैं क्यों बताऊं, आप बताओ। बताओ गैस में गैस के विलयन का उदाहरण क्या है, मतलब आपस में गैसों को मिलाने से क्या बनता है। आपस में गैसों को मिलाने से जो बनता है वो गैसीय विलयन का उदाहरण होगा, गैस में गैस का उदाहरण होगा। तो सर हमें तो एक बात समझ में आ रही है सर, गैस में गैस का उदाहरण सर वायु होगा। क्या होगा बेटा, वायु होगा। बिल्कुल यार, बहुत बढ़िया, है ना। गैस में गैस का उदाहरण बेटा वायु ही है, वायु ही है। तो ध्यान रखना। और मैंने आपको बता दिया वायु में नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ऑर्गन होती है ना, धूल कण होते हैं। ये सारी चीजें आप पहले सीख चुके हैं ना, पहले की स्लाइड में सीख चुके। तो ध्यान रखना गैस में गैस का उदाहरण बेटा क्या है, वायु है। अच्छा गैस में द्रव को मिलाएंगे सर क्या बनेगा, गैस में द्रव को, मतलब सर गैस ज्यादा चाहिए और द्रव चाहिए कम। इसका मतलब यही हुआ ना, गैस में गैस का मतलब गैस ज्यादा चाहिए और द्रव चाहिए कम। तो सर ये क्या बनेगा, सर समझ में नहीं आ रहा बेटा। कोहरा, बेटा कोहरा। जब कोहरा तभी बनता है जब गैस ज्यादा हो और द्रव कम हो। अच्छा एक बात बताओ भाई, बरसात में कोहरा क्यों नहीं बनता, थोड़ा दिमाग लगाओ। बरसात में कोहरा क्यों नहीं बनता। बरसात में बेटा कोहरा इसलिए नहीं बनता क्योंकि बरसात में पानी ज्यादा गिरता है, तो पानी की मात्रा मतलब जल की मात्रा ज्यादा हो जाती है, जल की मात्रा ज्यादा हो जाती है और गैस की मात्रा कम हो जाती है, इसीलिए नहीं बनता, है ना। सर्दियों में क्यों बनता है, तो सर्दियों में भैया आपको पता है ओस गिरती है, ओस पड़ती है। अब ओस कितनी गिरती है बताओ, ओस कितनी गिरती है, बहुत कम मात्रा में गिरती है, तो पानी की मात्रा कम होती है और वायुमंडल में गैस की मात्रा क्या है, ज्यादा है। इसीलिए ओस जो है ना, कोहरा जो है ना, सर्दियों में बनता है, गर्मियों में नहीं बनता, सॉरी बरसात में नहीं बनता। तो ध्यान रखना कि सर्दियों में कोहरा क्यों बनता है, क्योंकि वहां सर्दियों में पानी की मात्रा कम होती है और वायुमंडल में गैस की मात्रा ज्यादा होती है। और यहाँ पर स्पष्ट लिखा है जब गैस ज्यादा होगी, देखो गैस विलायक होगी और विलय क्या होगा, जो है ना द्रव होगा। गैस क्या होगी, सॉरी ये वाला है ना, गैस ज्यादा होगी और जो विलय मतलब द्रव कम होगा, तभी बनेगा कोहरा। तो इसका उदाहरण है भैया कोहरा। क्या है बेटा, कोहरा है इसका उदाहरण। क्लियर हो गई बात। चलो आगे बढ़ो, है ना। गैस में ठोस को मिला दो। यार गैस में ठोस को कैसे मिला दे सर, गैस ज्यादा मतलब गैस ज्यादा चाहिए और ठोस कम चाहिए, बिल्कुल। तो भाई अगर हम जैसे मान के चलो, अगर हम यहां से ठोस के कण उठाएं और यहां मार दें, तो आप बोलोगे धूल उड़ रही है। या फिर आप जब बस चलती है रोड पर, खराब रोड पर, तो नीचे के जो ठोस कण उठते हैं और वायु के साथ मिलते हैं, तो क्या बन जाता है, वो धूल बन जाती है। आप कहते हो चलती है गाड़ी तो उड़ती है धूल, ऐसा होता है ना, एक शायरी टाइप की है, वो मुझे पूरा याद नहीं है, बस इतना ही याद है मेरे काम की बस, ठीक है ना। तो भाई वहां पर वायु की मात्रा ज्यादा होती है और ठोस कण जो है ना कम होते हैं। तो ज्यादा जब गैस हो और कम ठोस हो, ठोस कण हो, तो बनती है धूल। क्या बनती है बेटा, धूल बनती है। तो आपका जो धूल है वो किसका उदाहरण है, गैस में ठोस का। मुझे उम्मीद है मेरे डियर साथियों को पूरी की पूरी बातें, एक एक बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ो भाई। तो अपना गैसीय विलयन खत्म, अब है नेक्स्ट हमारा द्रवीय विलयन। तो भैया द्रव में गैस को मिला दो भाई, द्रव में गैस को। द्रव ज्यादा चाहिए और गैस कम चाहिए, है ना, द्रव ज्यादा चाहिए और गैस कम चाहिए। तो आपको पता है ना भाई, कोल्ड ड्रिंक्स
कोल्ड ड्रिंक्स, जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स हैं, है ना, जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स हैं, वो सब के सब किसके उदाहरण है? द्रव्य गैस का। आपको पता होगा, आप देखो गर्मियों का सीजन चल रहा है, आपने कोल्ड ड्रिंक्स जरूर पी होगी, स्प्राइट, कोका कोला या फिर अन्य कोई सी भी आपने कोल्ड ड्रिंक्स पी होगी। आप कोका कोला लेके आना, आज इसी बात पर आज कोका कोला लेके आना और इसको अच्छे से ऐसे हिलाना और फिर उसको खोल देना, फिर देखना क्या होगा, पूरा का पूरा जो है ना कोका कोला बाहर आ जाएगा। सर क्यों आ जाएगा? सर क्यों आ जाएगा? क्यों आ जाएगा? इसका कारण सिर्फ यही है कि उसमें जो है ना गैस, जब कोल्ड ड्रिंक्स बनाते हैं तो उसमें कम मात्रा में गैस भरी जाती है, तो गैस भरी जाती है तो जैसे ही हम उसको हिलाएंगे तो जो गैस है वो अंदर चली जाएगी, और अंदर गैस कैसे रह सकती है? उसका घनत्व तो कम होता है, वो तो ऊपर रहेगी, अंदर नहीं रह सकती। इसीलिए तुरंत आप कैप खोलोगे तुरंत बाहर आएगी, वो ऊपर फेंक जाएगी। समझ रहे ना? तो गैस होती है, इसलिए आपको देखा होगा कि कोल्ड ड्रिंक्स की कोई भी बोतल पूरी नहीं भरी होती। क्यों नहीं भरी होती? अरे पूरी तो भरी होती है लेकिन आपको दिख नहीं रही होती है, क्योंकि जो आपको दिख रही होती है खाली है, उसमें गैस भरी होती है बेटा। क्या भरी होती है? गैस भरी होती है। ध्यान रखना, कोल्ड ड्रिंक्स में जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं उनमें गैस होती है। कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड। ध्यान से सुन लो, कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है बात? कोई दिक्कत है? अच्छा, एक और बात आपको बताते हैं, अगर आप गिलास में या डिस्पोजल में कोल्ड ड्रिंक्स लेकर पियोगे तो उसमें देखो बबल्स बन जाते हैं। वो बबल्स किसके होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड के होते हैं बेटा। किसके होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड के होते हैं वो जो बबल्स बनते हैं, ठीक है ना? तो ध्यान रखना, जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स हैं वो सब किसके अंदर आ जाएंगी? द्रव्य गैस के उदाहरण में, ठीक है ना? अब द्रव्य द्रव का क्या, ये तो आपको सबको पता है यार। जल में क्या मिला दो भाई? जल में आप दूध मिला दो, जल में आप दूध मिला दो, है ना? जल में आप अल्कोहल मिला दो, वो बन जाएगा। आप कितने सारे बता सकते हो, है ना? चलो, जल द्रव्य ठोस का, यह भी आपको सबको पता है। जल में आप क्या मिला दो बेटा? नमक मिला दो। जल में क्या मिला दो आप? नमक मिला दो। जल में आप शक्कर मिला दो, कोल्ड ड्रिंक्स के सॉरी द्रव्य ठोस के उदाहरण बन जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है मेरे सभी डियर साथियों को बहुत अच्छे से ये बात क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं ठोसीय विलयन। ये बेटा तो लास्ट 3 और देख लो, है ना? ठोसीय विलयन में कितने तरह के बेटा? 3। देखो, ठोस में गैस को मिलाओगे तो भैया ठोस में गैस को मिलाओगे तो ये ठोसीय विलयन कहलाएगा, ठीक है ना? तो आपसे बोल दिया जाए कि ठोसीय विलयन के उदाहरण दो, तो ठोसीय विलयन 3 टाइप के हैं। आपसे बोल दिया जाए गैसीय विलयन के उदाहरण दो, तो कोई सा भी उदाहरण दे सकते हो। आपसे बोला जाए द्रवीय विलयन का उदाहरण दो, तो इनमें से 3 में से कोई दे सकते हो, है ना? ठोसीय का दे सकते हो, इनमें तीनों में से कोई दे दो, है ना? अगर स्पेशली बोले कि ठोस में गैस का दो, तो फिर यही देना, हाइड्रोजन का पैलेडियम। पीडी का मतलब क्या होता है? पैलेडियम। बेटा एनसीईआरटी के ही एग्जाम्पल है ये, बिल्कुल प्योर एनसीईआरटी ही आपको पढ़ाएंगे, कोई अलग से नहीं पढ़ाएंगे, और आजकल एनसीईआरटी में से ही आता है, ठीक है ना? तो ठोस में गैस का हाइड्रोजन का पैलेडियम में विलयन, ये उदाहरण है ना? ठोस में द्रव का पारे का सोडियम के साथ अमलगम। देखो ध्यान रखना, पारा होता है द्रव, पारा होता है बेटा द्रव, और सोडियम क्या होता है? ठोस होता है। तो होता है बेटा द्रव और सोडियम क्या होता है? ठोस। तो यहाँ सोडियम ज्यादा होता है, पारे का सोडियम के साथ अमलगम में सोडियम ज्यादा होता है और पारा होता है कम। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है? अब ठोस में ठोस का मतलब जैसे तांबे का सोने में विलयन, आपको देखा होगा सोनार, आप कोई गोल्ड की चीज लेके आते हो तो प्योर गोल्ड की नहीं होती बेटा, उसमें कुछ ना कुछ तांबा मिला होता है। क्या मिला होता है? तांबा, मतलब कॉपर मिला होता है। क्या मिला होता है? कॉपर। और कॉपर की मात्रा ज्यादा या कम करने से ही वो बोल देते हैं कि 18 कैरेट है, 24 कैरेट है, कितना है, समझ गए ना? ठीक है, तो तांबे का सोने में विलयन, है ना? और फिर भाई जितनी भी मिश्र धातु है वो सब इसके अंतर्गत आ जाएंगी, है ना? टोटल मिश्र धातु, इसका एक एग्जाम्पल मिश्र धातु और लिखना बेटा, है ना? क्या लिखना बेटा? मिश्र धातु और लिखना, इसका उदाहरण क्या लिखना? एक मिश्र धातु लिखना, इसका उदाहरण। क्लियर है बेटा? चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अब हम सांद्रता के आधार पर जो है ना विलयन के जो प्रकार पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले 2 बातें आप अपनी कॉपी में नोट करो। आप अपनी कॉपी में नोट लगाओ और उसमें नोट करो, जल सार्वत्रिक विलायक होता है। मतलब ये है कि जल बेटा जो है हमेशा विलायक का काम करेगा। जल एक सार्वत्रिक विलायक है, ध्यान रखना ये बात, जल हमेशा एक विलायक का काम करेगा, मतलब इसका ये है। क्लियर हो गई बात? जल एक सार्वत्रिक विलायक है। क्लियर हो गई ये बात? अपनी कॉपी में बहुत अच्छे से लिख लेना, अच्छे से, है ना? अब यहाँ देखो भाई, सांद्रता के आधार पर अगर हम विलयन देखें मेरे डियर साथियों, तो सांद्रता के आधार पर हमें 5 विलयन पढ़ने हैं। पहला हमारा तनु विलयन, दूसरा हमारा सांद्र विलयन, तीसरा हमारा संतृप्त विलयन,
असंतृप्त विलयन और भाई अति संतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन। अच्छा सर ये होते क्या है वो मुझे एक बार अच्छे से समझा दो, बहुत अच्छे से। क्लियर है? तो देखो आप पांचों के पांच यहाँ अच्छे से ध्यान से समझना, एक एक बात अच्छे से सुनो। देखो मैंने बोला तनु विलयन, देखो तनु का एक मतलब होता है पतला, पहले इसके साधारण मतलब समझो। तनु का मतलब होता है एक पतला विलयन, तनु विलयन मतलब एक पतला विलयन होता है, मतलब जिसमें बहने का गुण बहुत ज्यादा हो वो पतला विलयन होता है, ठीक है ना। चलो सांद्र का मतलब होता है गाढ़ा, सांद्र का मतलब क्या होता है गाढ़ा, और गाढ़ा विलयन वो होता है जिसमें बहने का गुण ना हो, ठीक है ना। चलो अब संतृप्त का मतलब होता है सही विलयन, संतृप्त का मतलब क्या होता है बेटा, सही विलयन होता है। और असंतृप्त का मतलब होता है खराब विलयन, और अति संतृप्त का विलयन होता है, अति संतृप्त विलयन का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा खराब, बहुत ज्यादा खराब। क्लियर हो गई बात? अब यहाँ ध्यान से सुनो मेरी बात, है ना। तनु विलयन का मतलब क्या है, पतला। सांद्र का मतलब क्या है, गाढ़ा। संतृप्त का मतलब क्या है, सही विलयन। असंतृप्त का मतलब क्या होता है, खराब विलयन, और ये बहुत खराब होता है, ठीक है ना। चलो ये बात समझ गए आप। अब यहाँ पर एग्जैक्ट इनकी परिभाषा सुनो। देखो भाई विलयन तो है, अब विलयन है, देखो प्रत्येक विलयन है, तो विलयन है तो उसमें विलय भी होगा और विलायक भी होगा, ये बात तो क्लियर है। अच्छा सर तनु विलयन कैसा होगा, तो देखो आप अपनी कॉपी में लिखना ध्यान से, वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा बहुत कम होती है। क्या बोला मैंने, वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा बहुत कम हो उसे तनु विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, तनु विलयन कहते हैं। क्लियर है? और तनु विलयन आप खुद बना सकते हो, है ना। जिस विलेय की मात्रा कम कर देना तनु बन जाएगा, विलय की मात्रा ज्यादा कर देना सांद्र बन जाएगा, है ना। तो सांद्र विलयन क्या हो गया, वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा विलायक से अधिक होती है, विलेय पदार्थ की मात्रा विलायक से अधिक होती है, मतलब ज्यादा मात्रा होती है कहने का मतलब, है ना। तो वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा विलायक से ज्यादा होती है या बहुत अधिक होती है उसे सांद्र विलयन कहते हैं। ये एक गाढ़ा विलयन है, आप खुद बना सकते हो, है ना। अगर विलायक में ज्यादा मात्रा, जैसे मान के चलो अपन पकोड़े बनाते हैं, हमारी मम्मी लोग पकोड़े बनाती हैं तो कहती है ना अभी ये पतला है, अभी ये गाढ़ा हो गया, है ना, अभी पतला है इसमें और बेसन मिलाओ, है ना, अभी ये गाढ़ा हो गया इसमें और पानी मिलाओ, है ना, ऐसा होता है ना। तो पतला गाढ़ा वो विलेय की मात्रा के ऊपर डिपेंड करता है, विलेय की मात्रा कम है तो तनु, विलेय की मात्रा ज्यादा है तो क्या सांद्र बन गया, ठीक है। संतृप्त का मतलब होता है एक सही विलयन होता है। कैसा विलयन होता है, सही, है ना, एकदम सही। जैसे मैंने चाय बनाई, अब ध्यान सुनना, मैंने चाय बनाई और मैंने आपको पिलाई और मैंने आपसे पूछी बताओ चाय कैसी है, तो आप बोलने लगे सर मीठी है या सीटी है या अच्छी नहीं है, सीधी बात अच्छी नहीं है मतलब वो संतृप्त नहीं है। और मैंने आप चाय बनाई और आपको पिलाई और मैंने पूछी बताओ चाय कैसी है, आपने बोला सर एक नंबर, मतलब संतृप्त है। मैंने सब्जी बनाई आपको खिलाई, है ना, और आपसे पूछा कैसी है तो आपने बोला एक नंबर, मतलब सही है। और मैंने बोला कैसी सब्जी लगी तो आपने बोला चिटपिटी है या कम चिटपिटी है, तो वो सही नहीं है, तो वो संतृप्त नहीं है, ठीक है ना। तो संतृप्त विलयन बेटा एक ऐसा विलयन होता है जिसमें विलेय पदार्थ की और अधिक मात्रा नहीं मिलाई जा सकती, है ना। तो वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की और अधिक मात्रा नहीं मिलाई जा सकती उसे संतृप्त विलयन कहेंगे। अच्छा मिलाई नहीं जा सकती इसका मतलब क्या, भाई मिलाने को तो मिला सकते हो लेकिन वो फिर संतृप्त नहीं रहेगा, असंतृप्त बन जाएगा, सही नहीं रहेगा, खराब बन जाएगा, है ना। तो ध्यान रखना, वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की और अधिक मात्रा नहीं मिलाई जा सकती वो संतृप्त है, मतलब वो संतृप्त है, वो एक सही विलयन होता है, ठीक है ना। और वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की और अधिक मात्रा मिला सकते हैं वो आपका असंतृप्त है। मिला दो कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मिला सकते हैं, घोल सकते हैं, तो वो असंतृप्त विलयन, समझ गए। और अति संतृप्त क्या है, तो वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की और मात्रा मिलाई जा सकती है लेकिन ताप बढ़ाकर, है ना। तो ध्यान रखना कि वह विलयन जिसमें अधिक ताप पर, वह विलयन जिसमें अधिक ताप पर विलेय पदार्थ की और अधिक मात्रा मिला सकते हैं, मतलब अगर और अधिक मात्रा मिलाना है तो हमें ताप बढ़ाना पड़ेगा। देखो अक्सर हमारी मम्मी लोग क्या करती है, अगर कोई चीज नहीं मिल रही हो तो उसको गर्म कर देती हैं, गर्म करके मिला देती हैं, मतलब वैसे तो नहीं मिल रही थी तो वो संतृप्त था, लेकिन और अगर मिलाना है तो हमें ताप बढ़ाना पड़ेगा। क्या बढ़ाना पड़ेगा, ताप बढ़ाना पड़ेगा। तो वह विलयन जिसमें अधिक ताप पर विलेय पदार्थ की और अधिक मात्रा मिलाई जा सकती है वो अति संतृप्त हो गया। क्लियर हो गए पांचों विलयन। तो वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा बहुत कम होती है तनु विलयन, ये पतला होता है। वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा और अधिक मिलाई जा सकती है सांद्र विलयन, ये गाढ़ा होता है। वह विलयन जिसमें
निश्चित ताप पर विलय की और अधिक मात्रा नहीं मिलाई जा सकती है, संतृप्त है, ठीक है। और जिसमें मिलाई जा सकती है वो आपका असंतृप्त विलयन है। और जिसमें विलय पदार्थ की मात्रा और अधिक मिलाई जा सकती है, लेकिन ताप बढ़ाने पर, है ना, अधिक ताप पर विलय पदार्थ की और अधिक मात्रा मिला दो तो वो आपका अति संतृप्त हो जाएगा। मुझे उम्मीद है मेरे डियर साथियों को ये पूरे के पूरे जो पांचों टाइप के विलयन है सांद्रता के आधार पर, एक एक करके बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे, बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो हमारा जो विलयन का वर्गीकरण है वो एकदम फिनिश हुआ, है ना। अब विलय और विलायक के आधार पर भी हमने पढ़ लिया, है ना, और सांद्रता के आधार पर भी पढ़ लिया। अब हम आपको कुछ चीजें बताएंगे, उन चीजों को आपको याद रखना है अच्छे से। मेरे डियर साथियों थोड़ा सा यहाँ समझो, आप अच्छे से ध्यान से समझना। मैंने अभी आपको यहाँ एक चीज बताई थी कि जो आपका विलयन है, जो आपका क्या है, विलयन है, वो दो चीजों से मिलकर बनता है, जिसमें एक होता है विलायक, एक क्या होता है, विलायक, और दूसरा क्या होता है, विलय। स्टार्टिंग में मैं ये चीज बता चुका आपको। अब बोलोगे हाँ सर, है ना। विलायक को किससे व्यक्त करते हैं बेटा, ए से। विलय को व्यक्त किससे करते हैं, बी से, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान से समझना आगे। अच्छा एक और बात बताओ, अब ये तो समझ गए। अब मैंने आपसे बेटा यहाँ पर थोड़ी सी चीज एक बोली कि भाई ये आपने जो 11th क्लास में पढ़ा था मोल संख्या, 11th क्लास में आपने ये पढ़ा था एक मोल संख्या। इस मोल संख्या का सूत्र क्या होता है, मोल संख्या का सूत्र क्या होता है? तो आप बोलोगे सर जो है ना मोल संख्या का सूत्र होता है भार बटे अणुभार, भार बटे अणुभार होता है सर, ठीक है। भार बटे अणुभार होता है, मतलब आपका वेट अपॉन, है ना, मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास होता है ना, ठीक है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा बताओ मोल संख्या को हम किससे व्यक्त करते हैं? आपने बोला सर n से व्यक्त करते हैं। तो बताओ भाई n बराबर W अपॉन m नहीं हो जाएगा? आप बोलोगे हाँ सर n बराबर W अपॉन m हो जाएगा। n मोल संख्या, W है भार, m है अणुभार। याद रखना आज के बाद, जहां W हो वो भार, जहां m हो मतलब वो अणुभार, m हो वहां क्या, अणुभार, ठीक है सर। ये बात हम बहुत अच्छे से समझ गए। अच्छा अब बताओ बेटा, मैंने बोला n क्या है, मैंने बोला n क्या है, तो आपका आंसर होगा सर मोल संख्या। n सर मोल संख्या है n मोल संख्या, ठीक है। अच्छा मैंने यहाँ पर बेटा अगर a लगा दिया, n a लिख दिया मैंने, तो बताओ अब क्या है ये, अब क्या है, अब मुझे ये बताओ। तो सर आप बोलोगे सर ये n तो मोल संख्या थी, a विलायक है, मतलब ये सर विलायक की मोल संख्या है। हाँ भाई विलायक की मोल संख्या है, हाँ क्या है, विलायक की मोल संख्या। तो बेटा अगर मैंने n के साथ a लगाया है तो इसके साथ भी मुझे क्या लगाना पड़ेगा, a लगाना पड़ेगा, और m के साथ भी मुझे क्या लगाना पड़ेगा, a लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। चलो अब मैं आपसे बोलूं बताओ W क्या है, तो आप बोलोगे सर W तो भार होता है, अभी आपने समझा है W भार होता है, ये विलायक है मतलब ये विलायक का भार हो गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब m क्या होता है, अणुभार, तो सर ये a है तो ये विलायक का अणुभार हो गया, है ना, समझ रहे ना। तो ध्यान रखना कि ये विलायक की मोलों की संख्या, ये विलायक का भार और ये विलायक का अणुभार, ये क्लियर हो गई बात, ठीक है। आगे बढ़ो। अच्छा मैं बोलूं भाई n क्या है, आप बोलोगे सर मोल संख्या है, ठीक है। मैंने बोल दिया b क्या, अब ये क्या बन गया, तो आप बोलोगे सर विलय की मोल संख्या, सर क्या विलय की मोल संख्या, बहुत बढ़िया। अच्छा अगर मैंने इसके साथ b लगाया तो इसके साथ भी मुझे क्या लगाना पड़ेगा, b, और इसके साथ भी मुझे क्या लगाना पड़ेगा, b, मतलब ये nb बराबर बन गया wb अपॉन mb। अब अच्छा मैं बोलूं कि wb क्या है, आप बोलोगे सर विलय का भार है, मैं बोलूं ये क्या है, तो आप बोलोगे सर विलय का अणुभार है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। किससे अच्छा, इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता, बस यही चीजें पहचान जाना। तो आजकल अब जाओ आगे जो है ना मैं लिखूंगा, मैं ये पूरे शब्द नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ ये लिखूंगा WA, आप समझ जाना कि ये विलायक का भार है। मैं यहाँ लिखूंगा MA, आप समझ जाना विलायक का अणुभार है। मैं यहाँ लिखूंगा WB, आप समझ जाना विलय का भार और ये विलय का अणुभार, ऐसे करके लिखूंगा। संकेतों में बात होगी बेटा, पूरी एग्जैक्टली बात नहीं। अच्छा सर अणुभार आप सबको निकालना आता होगा, अणुभार बेटा आप सबको निकालना आता होगा मुझे उम्मीद है, ठीक है। चलो तो जैसे मान के चलो मैं आपसे थोड़ा सा बेटा थोड़ा सा एग्जांपल ही पूछ लूं कि बताओ बेटा KOH का अणुभार कितना है।
KOH का अणुभार कितना है ना, KOH का अणुभार कितना है, तो आप बोलोगे सर K का लिख दो, K का सर 39 होता है, बहुत बढ़िया, हाँ होता है 39। आप अपने पास एक पेरियोडिक टेबल जरूर रखना बेटा, क्या रखना, फिर से बोलो, पेरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी हेनरी मोजले की, ठीक है ना। तो ध्यान रखना पेरियोडिक टेबल जरूर खरीद लेना, जिसने नहीं खरीदी आज ही की आज खरीदो, आज ही मार्केट जाओ, आज ही खरीदो, 5 रुपए की आएगी, है ना। और आप अपनी जो फेयर कॉपी बनाओगे केमिस्ट्री की उसमें आगे जरूर चिपका लेना, ठीक है ना। तो K का कितना होता है सर 39, आप देख लेना। O का बेटा कितना होता है 16 होता है, H का कितना होता है 1 होता है, तो टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया बेटा आपका 56 हो गया, 56, है ना। तो ऐसे अणुभार निकाला जाता है। H2SO4 का अगर निकाल लो, है ना, तो H का कितना होता है बेटा, H का कितना होता है 1 होता है, सॉरी H का 1, 2 है तो 2 हो गया, S का कितना होता है बेटा 32 होता है। अब एक O का 16 होता है, लेकिन यहाँ 4 है तो 16 चौके 64 हो गया, तो बेटा ये 64 हो गया, तो टोटल देखेंगे तो कितना हो जाएगा 98। तो बेटा अणुभार आपको निकालना आना चाहिए, अणुभार आपको निकालना आना चाहिए, ध्यान रखना बेटा, अणुभार आपको निकालना आना चाहिए। जो भी आपको क्वेश्चन देखो न्यूमेरिकल, ये जो चैप्टर है इसमें न्यूमेरिकल का वेटेज सबसे ज्यादा रहता है, न्यूमेरिकल जरूर आता है, तो न्यूमेरिकल के लिए ये सारी चीजें आपके लिए मैं बता रहा हूँ, ये चीजें बहुत अच्छे से ध्यान से अच्छे समझो। और एक बात याद रखना बेटा, अगर कोई क्वेश्चन दिया है उस क्वेश्चन में अगर कम मात्रा दिख रही है तो कम मात्रा वाली क्या होती है, विलय होती है, और ज्यादा मात्रा वाला क्या होता है, विलायक होता है, और विलय और विलायक को मिलाने से ही विलयन बनता है। अच्छा एक और बात बताओ सर, अच्छा ठीक है, अब मुझे बताओ अगर मैं इस विलयन में से इस विलय को हटा दूं तो क्या बचेगा, अब बोलोगे सर विलायक बचेगा। अगर इसमें विलयन में से विलायक को हटा दूं तो क्या बचेगा, आप बोलोगे सर विलय बचेगा। ये वाली बातें क्लियर है, एक एक चीज क्लियर है बेटा, पूरी बातें आपको क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है ना, एक एक बात क्लियर हो जानी चाहिए आज जो मैंने पढ़ाई है, ठीक है ना। चलो अब आगे बेटा हमें सांद्रता जो ज्ञात करने की विधियां पढ़ना है, जैसे प्रतिशत हुआ, द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, पार्ट्स ppm हुआ, मोलरता मोलरता मोलर, ये चीजें पढ़नी है, ठीक है ना। अब इनको हम इसके साथ नहीं रख रहे, अगर इनके साथ रखेंगे तो थोड़ी वीडियो और ज्यादा लंबी हो जाएगी, है ना, 1.5-2 घंटे तक भी पहुंच सकती है, इसलिए उसको हम अगली स्लाइड में मतलब अगली क्लास में हम पढ़ेंगे। आज जो हमने पढ़ाया एक एक चीज आपकी कॉपी पे होनी चाहिए, आपके पास समझने में पूरी चीजें होना चाहिए क्लियर, है ना। और अगली क्लास के साथ मिलूंगा तो एक एक चीज आपको समझ में आनी चाहिए आज के जैसी, ठीक है ना भाई। चलो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय श्री राम।